आज की क्लास हमारी एनएमएस एग्जाम्स यानी कि नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप्स उस परीक्षा से संबंधित है। तो साथियों एनएमएस के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए क्योंकि आपके एनएमएस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न हमने लिया है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो साथियों उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि संचारित हो सकती है, यानी कि ध्वनि किस में संचारित हो सकती है। तो देखिए केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में। तो ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचारित हो सकती है। और साथियों ये बात याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल ठोस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किस में होती है, वो होती है सबसे कम गैस में, है ना, गैस में सबसे कम। और निर्वात की बात करें तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ये याद रखना, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों तीसरा प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से। तो जो सर्पी जो घर्षण है, सर्पिलाकार जो गति चल रही है कोई भी वस्तु, उसका स्थैतिक घर्षण से कम होगा। तो सर्पी घर्षण का जो मान है वो स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जो 3 है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण और लोटनिक घर्षण 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। तो सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सर्पी और लोटनी सबसे कम। इस प्रकार के घर्षण जो होता है गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा प्रश्न, आंतरिक निषेचन किस में होता है। तो देखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर अगर मिलते हैं तो इस प्रकार का निषेचन कहलाता है आंतरिक निषेचन। तो हमारा जो ऑप्शन जो बी है, मादा शरीर में, यानी कि मादा शरीर में निषेचन होता है। और निषेचन कहाँ होता है, ये होता है अंडवाहिनी में, याद रखना है, कहाँ होता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक। तो ये रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें विलुप्त या संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, संकटग्रस्त प्रजाति उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है लाल आंकड़ा पुस्तक में। एनएमएस के क्वेश्चन देखने के लिए साथियों इसको लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। तो देखिए दहन जब होता है तो उसके लिए वायु में ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि कंबशन यानी कि दहन की प्रक्रिया में कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है, यानी कि हीट और लाइट देता है। तो दहन यानी कि कंबशन के लिए वायु बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चद्दर में बदला जा सकता है। तो साथियों धातुओं को पीटकर चपटा किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस को नहीं कर सकते, सल्फर को भी नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को। तो किसको कर सकते हैं, जिंक को। तो यानी कि जिंक जो है, यानी कि जो जस्ता जो है, इसको चपटा किया जाता है, इसको पतली चद्दर में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया उर्वरक है। तो साथियों जो यूरिया जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरक है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको वोहलर ने बनाया था पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में यूरिया का फॉर्मूला आपको पूछा जाए तो देखिए इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 जगह, ये यहाँ पे भी। तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन होता है, स्फूरी पोटेशिक और इनमें पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए जल की कमी के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है, यहाँ यूँ पूछा गया है। तो जल संसाधनों का कुप्रबंध, ये तो उत्तरदायी है ही सही, बढ़ती जनसंख्या भी है, औद्योगिकरण भी है, लेकिन अत्यधिक वर्षा जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अत्यधिक वर्षा होगी तो जल की कमी उसके लिए उत्तरदायी नहीं, यानी कि वर्षा ज़्यादा होगी तो इससे जल की कमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि और भी जल की जो मात्रा है बढ़ेगी। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, और इसमें उनको वह प्रतिबिंब कैसे दिखता है, बड़े आकार का दिखता है,
बड़े आकार का प्रतिबिंब उनको दिखाई देता। तो ऑप्शन जो ए है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अलवण वर्ष मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय अलवण जो वर्ष है ये 2003 में मनाया गया था। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीला तोता, इसको ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है CuSO4 है। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या है? CuSO4। इसको कॉपर सल्फेट इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है इसका कॉपर सल्फेट, यानी कि ब्लू विट्रोल यानी कि नीला तोता। कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। ये है MgSO4, फिर है FeSO4, फिर सिल्वर सल्फेट। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन हमारा अमरबेल उदाहरण है। तो देखिए जो अमरबेल है एक प्रकार का परजीवी है। तो परजीवी पादप यानी कि दूसरे पौधे के ऊपर पर इस तरह से बेलड़ियाँ चढ़ जाती हैं। तो ये अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी यानी कि पैरासाइट। क्या है ये? पैरासाइट यानी कि परजीवी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो साथियों कार्बोहाइड्रेट इसके नाम से पता चल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, तो जो ऑप्शन जो ए है वही आपका करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है, ये सब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो जलवायु होती है गर्म और आर्द्र होती है। गर्म और आर्द्र यानी कि वहाँ की जलवायु हॉट होती है और आर्द्र होती है, ह्यूमिडिटी वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा के जो बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। तो कौन सी मिट्टी में मृदा के जो बड़े कण, तो जो बलुई मिट्टी होती है उसमें मृदा के कण बड़े होते हैं, बलुई मिट्टी, ध्यान रखना। और दोमट मिट्टी जिसमें दोनों कण बराबर होते हैं, और चिकनी मिट्टी में जो मृदा के कण बारीक बारीक होते हैं। तो यहाँ पे बलुई मिट्टी आप याद रखना है, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये सही फॉर्मूला है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आपकी ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इस फॉर्मूला है। और चाल का जो मात्रक है वो है मीटर बटे सेकंड, ये याद रखना है। और बड़ी दूरियों के लिए किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी आपको याद रखना है। 18वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप का जननिक भाग है। तो यानी कि जो जनन में भाग लेता है यानी कि बीज उत्पन्न करने में, तो वो है पुष्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप का जननिक भाग कौन है? पुष्प यानी कि फ्लावर है। तो ये याद रखना है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर ही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम यानी कि पुमंग और जायंक्स यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं इसमें। अगला है साथियों 19वां प्रश्न, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जल और पोषक तत्व के लिए जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जड़ों से जल और पोषक तत्व को कहाँ ले जाता है? ये ले जाता है जड़ों से, कहाँ ले जाता है? ऊपर की ओर जाइलम ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम, ध्यान रखना। कहाँ ले जाता है? ये पत्तियों तक। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है? जड़ों से यानी कि रूट्स से किधर ले जाना? पोषक तत्व को और पानी को ऊपर की ओर। किधर? ऊपर की ओर यानी पत्तियों की तरफ। तो जाइलम जल को ले जाता है, जबकि पोषवाह यानी जो फ्लोएम है वो किसको ले जाता है? वो बनने वाले भोजन को। बनने वाला भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो पोषवाह यानी कि फ्लोएम ले जाता है। यहाँ जाइलम क्या करेगा? जल को और पोषक तत्व यानी कि खनिज तत्व को ऊपर की ओर ले जाता है। कहाँ से? जड़ से पत्तियों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 20वां प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण जो है हमारे धमनी और शिरा यानी कि हमारी नब्ज के अंदर ब्लड बहता है, तो इसका विलियम हार्वे ने बताया था। तो विलियम हार्वे बिल्कुल ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप जानते होंगे, 1928 में इन्होंने क्या करा था? पेनिसिलिन नोटेटम नामक जो है एंटीबायोटिक की खोज की थी। और थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का। किसका? बल्ब का, ये याद रखना है। और डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपको भी जानकारी हो जाए। देखिए झंझा जो होता है तड़ित झंझा, उसका जो नेत्र होता है चक्रवात का केंद्र होता है, चक्रवात के जो बिल्कुल सेंटर में जो होता है उसको झंझा नेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने के सोडे के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो खाने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है खाने का सोडा। इसको अपन क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, याद रखना, बेकिंग सोडा। ओके, ये यहाँ पे NaCl ये नमक का फॉर्मूला है, याद रखना, ये नमक का है, नीचे सोडियम कार्बोनेट का है, नीचे मैग्नीशियम सल्फेट का। तो आपका जो आंसर तो क्या हुआ? ऑप्शन बी है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन से निष्कर्षित क्या था? लाइकेन से क्या प्राप्त किया? तो देखिए लाइकेन होता क्या है? लाइकेन जो एल्गी जो होते हैं यानी कि जो शैवाल होते हैं प्लस फंगी जो होते हैं, उन दोनों का जो सम्मिश्रण है वो क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाता है? लाइकेन। और इसी लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं सूचक। क्या प्राप्त करते हैं? सूचक। और सूचक का क्या नाम है? लिटमस प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं अपन? लिटमस। और ये पर्पल कलर का होता है नेचुरली, ध्यान रखना। ठीक है, सूचक प्राप्त करते हैं इनसे, इंडिकेटर। 24वां प्रश्न है, किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? देखिए याक से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है, बकरी से, लेकिन घने बाल वाले जो कुत्ता है उससे प्राप्त नहीं होती। तो जो आपका जो ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ, यानी कि बाल जो कुत्ते के जो बाल होते हैं उससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है किन किन से प्राप्त होती है, इन तीनों से तो प्राप्त होती। तो ये तो करेक्ट है, और इससे प्राप्त नहीं होती, यानी कि ऑप्शन जो डी है उससे प्राप्त नहीं होती। तो आपका जो आंसर क्या हुआ? वो हुआ डी वाला। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर आपका क्या हुआ? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस संग्रहित होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पित्त रस का निर्माण होता है, तो यानी कि पित्त रस का अगर निर्माण की बात करें कहाँ बनता है, तो वो बनता है आपके यकृत यानी कि लीवर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया संग्रहण, तो संग्रहित होता है ये पित्ताशय में। कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लेडर में। तो पित्ताशय यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठता है यहाँ पे। निर्माण पित्तरस का बनेगा? लीवर में। इकट्ठा कहाँ होगा? पित्ताशय में। नेक्स्ट है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कण और अनाज के कणों को पृथक करना। तो ये कहलाती है थ्रेशिंग विधि, यानी कि अनाज निकालते अपन थ्रेशर मशीन से, तो वो थ्रेशिंग है। निष्पावन किया जाता है वायु द्वारा, अपन उसको हटाते हैं कचरे को। हस्तचयन, हाथ द्वारा बीनना। वाष्पीकरण, यानी कि जैसे नमक प्राप्त करना वाष्पीकरण विधि द्वारा खारे जल से। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट आंसर है, थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां प्रश्न, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना यानी कि स्थानांतरण। पुष्प की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो पराग कण है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं इसको बोलते हैं पोलिनेशन यानी कि परागण। तो पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। और परागण जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्वपरागण, जबकि दूसरा जो होता है पर परागण। ठीक है, तो स्वपरागण और पर परागण अगर उसी पौधे के उसमें हो रहा है तो स्व, और दूसरे एक ही प्रजाति के उसके वर्तिकाग्र पर दूसरे पौधे से परागकोश से परागकण आ रहे हैं तो वो है पर परागण। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें परागण है, यानी पोलिनेशन। और पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? कीट पतंगों के द्वारा होता है, वायु द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ ध्यान रखना है, सही नहीं है, गलत को छांटना है आपको। तो देखिए, वन मृदा का अपरदन को बचाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है ये आपका जो, ये बिल्कुल सही है। मतलब आपका आंसर राइट है, लेकिन ये जो वक्तव्य क्या है? गलत है। क्योंकि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे तो कैसे वो अपना काम चलाएंगे? वन जलवायु को चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक, ये भी सही है। तो जो गलत है वो ऑप्शन बी है, यहाँ हमें सही नहीं है वो पूछा गया है। तो वन में जो पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। एक दूसरे पर वो निर्भर होते हैं रियल में, क्योंकि जो जितने भी शाकाहारी होते हैं वो प्लांट को खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। आप समझ ही सकते हैं इसको। 29वां क्वेश्चन है, बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। और सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, याद रखना। डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
रिकेट्स, और ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। तो ये सारे ही चारों विटामिन के मैंने आपको बता दिए। आपका बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां प्रश्न, इस प्रकार की जड़ तंत्र जिसमें सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती है। तो देखिए जड़ तंत्र दो तरह की होती है, एक तो होती है इस तरह की जो जड़ होती है मूसला जड़, एक तरह की जो जड़ होती है तना है, तो यहाँ से इस तरह से ब्रुश जैसे निकली रहती है। तो ये जो है ये आपकी कौन सी जड़ है, इसको जकड़ा जड़ भी कह सकते हैं, इसको कौन सी जड़, जकड़ा जड़। और ये जो है ये है मूसला। तो जो मूसला जड़ है वो एक जैसी नहीं होती है, लेकिन जो जकड़ा जड़ है इसमें जो सभी ब्रश जो है ये ब्रश यानी जड़ें जो है एक जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे जकड़ा जड़ कहते हैं, इसको अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो गर्दन यानी कि जो आपकी जो ये जो रीढ़ की हड्डी है इस तरह की, इसमें वर्टिब्रेट्स होती है 33, इसके ऊपर जो खोपड़ी के ऊपर ये खोपड़ी से जुड़ी रहती है। तो ये जो है ये है दुराग्र संधि। कौन सी संधि है, दुराग्र संधि। यहाँ दुराग्र संधि है, कपाल को जोड़ती है। ये कपाल यानी कि खोपड़ी है, ये मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, कपाल को जोड़ती है। ये जो जॉइंट है ये दुराग्र संधि। कौन सी संधि, इसको बोलते हैं दुराग्र। तो ये खोपड़ी वाली दुराग्र है, ध्यान रखना, ठीक है, दुराग्र संधि, ओके। गर्दन तथा सिर को। और हिंज संधि किसको जोड़ती है, ये अपने हाथ वाली है, ठीक है, हाथ और पैर की, कंदुकलिका कंधे वाली। अचल संधि मैंडिबल यानी कि हमारे जो इस आगे की जो है इनेमल्स यानी कि जो माउथ है वो उसमें अचल संधि है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन, एक रासायनिक परिवर्तन। देखो कागज को मोड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, गुब्बारे से हवा निकलना ये भी नहीं है, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना ये भी नहीं है। तो जंग लगना, देखिए जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ भी जो लोहा जो है वो बदल जाएगा जंग में। किस में बदल जाएगा, जंग में, यानी कि वापस जो जंग है अब लोहे में नहीं बदलेगी। तो एक प्रकार का ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन है 33वां, दहन एक प्रक्रिया है। तो देखिए जब भी दहन होता है, जैसे कोयले का दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्लस ऊष्मा भी दे रहा है। क्या दे रहा है, ऊष्मा भी दे रहा है, प्लस प्रकाश दे रहा है। तो ये दहन जो प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है इस रिएक्शन में, देख लो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ठीक है। चाहे मेथेन का दहन हो, एथेन का दहन हो, प्रोपेन ब्यूटेन एलपीजी हो, कोयला हो, किसी का भी। देखिए उच्च वसन के समय, तो यहाँ पे एक तो होता है निश्वसन। निश्वसन में अपन एयर अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, और जो पसलियाँ हैं ऊपर की ओर मूवमेंट करती है, और डायफ्रेगम नीचे की ओर करता है। डायफ्रेगम नीचे की ओर, फसलियाँ ऊपर की ओर, जब हम सांस लेते हैं निश्वसन में। जबकि उच्च वसन में फसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। यहाँ फसलियाँ किधर करेगी, नीचे की ओर। तो उच्च वसन में फसलियाँ नीचे की ओर गति करेगी, ध्यान रखना, ठीक है, फसलियाँ नीचे की ओर उच्च वसन में। जबकि डायफ्रेगम की पूछा जाए तो डायफ्रेगम किधर गति करेगा, वो करेगा ऊपर की ओर। तो फसलियाँ नीचे उच्च वसन में, उच्च वसन में अपन सांस छोड़ते हैं तो फसलियाँ नीचे, और नीच वसन में जो है नीच वसन में फसलियाँ ऊपर और उच्च वसन में फसलियाँ नीचे, ध्यान रखना। तो फसलियाँ नीचे, उच्च वसन यानी कि जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, नाक से जब हम सांस यानी कि ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तब की बात हो रही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35वां प्रश्न। हमारे प्रश्न एंड की ओर जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा लोहे के ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होगा, लोहे के ऊपर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि जो जस्ता जो होता है वो जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, किससे, लोहे से। तो ये उसकी सुरक्षा करेगा, इसको बलिदानी सुरक्षा भी बोलेंगे, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए यहाँ पे एसएसटी के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनएमएस के लिए, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर याद रखना। अगला है उच्च न्यायालय। देखो 37वां क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के राष्ट्रपति। यहाँ तक कि सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 75 के अनुसार, ये याद रखना है। अगला है 38वां क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए, वर्ष में सती प्रथा। तो देखिए सती प्रथा 1829 में बंद हुई थी, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था 1829, याद रखना, सती प्रथा 1829। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत की पूछा गया है, तो जो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ये याद रखना है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद गवर्नर जनरल जो बने थे वो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, गीत गोविंद जो है इसकी रचयिता कौन है, इसकी रचना किसने की थी? तो ये जयदेव ने करी थी गीत गोविंद की रचना। चंद्रवरदाई ने किसकी करी थी? पृथ्वीराज रासो, ये याद रखना, चंद्रवरदाई ने किसकी करी थी? पृथ्वीराज रासो, ये याद रखना, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय किसने करी थी? जयानक ने, ये याद रखना। तो जयदेव, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय की बात की जाए तो जयानक, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को किसने आक्रमण किया था? तो देखिए मोहम्मद जो गजनवी है, इन्होंने लगभग 1029 के आसपास, मुझे करेक्ट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 1000 ईस्वी में लगभग इस समय ही आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको याद रखना है कि किसने किया था आक्रमण? तो ये किया था 10वीं से 11वीं सदी के अंदर मोहम्मद गजनी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री आपको पता नहीं हो। तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। मौलाना जो आज़ाद है ये बने थे शिक्षा मंत्री, ध्यान रखना कि कौन से मंत्री? शिक्षा मंत्री। और भीमराव अंबेडकर बने थे कौन से मंत्री? कानून मंत्री। कौन से मंत्री? कानून मंत्री, ठीक है, ये याद रखना है, कानून मंत्री, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 43वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई कॉम्पिटिशन छोटी छोटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 21 मार्च वन्य दिवस, ठीक है, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है 44वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये थे स्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखना। कैसे थे? स्थायी। और इनको 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन इनका चयन हुआ था, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। और अगर पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे भी आप गड़बड़ाना मत। अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे 9 तारीख को, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, ठीक है। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कई बार आता है अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी थे और यहाँ इनका नाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पूछा गया स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक तो बनता ही है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके कराए। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो यानी कि देखिए नायलॉन मानव द्वारा निर्मित है, एक्रेलिक ये भी मानव, रेयन भी मानव द्वारा निर्मित, लेकिन जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और पश्चिम जो बंगाल है वो इसका सबसे ज़्यादा निर्माता है, या इसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे उपज होती है, ठीक है। तो जूट इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ध्यान रखना। और जूट जो है सन हेम्प वगैरह इसका, पश्चिम बंगाल इसका उत्पादक है। अग्रणी उत्पादक जो राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, और गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोल्डन फाइबर, यानी कि गोल्डन रेशा, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। ओके, जूट
तो इस प्रकार हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो दोस्तों लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अन्य दोस्तों तक और जुड़िए चैनल के साथ ज्वाइन, ठीक है, ताकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय हिंद, वंदे।